गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc फर्स्ट ईयर। हमारा टॉपिक चल रहा था महासागरीय धाराएं। विश्व के मानचित्र पर जितने भी महासागर हैं हमने क्या किया है, इन सभी गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं को यहाँ प्रदर्शित किया है। आज हम बात करेंगे अंध महासागर की धाराएं। आपको पता है मैंने आपको सारी धाराएं बताई हैं कि कौन सी धारा कहाँ प्रवाहित होती है। अब हम पर्टिकुलर उस जगह विषय से कि जैसे उत्तरी विषुवतरेखीय जल धारा है, कहाँ से चलती है, क्यों चलती है, कहाँ पहुँचेगी, आगे इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी अंध महासागर की जल धाराएं या अंध महासागर की धाराएं, जिसको हम बोल सकते हैं करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो अंध महासागर की जो मुख्य धाराएं हैं उनकी मुख्य विशेषता यह है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर धाराओं का क्रम प्राय समान पाया जाता है। देखिए किसकी बात करते हैं हम, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा बोलते हैं। दोनों गोलार्धों में यहाँ पर जो हमारे जल धाराएं पाई जाती हैं उनका जो क्रम है वह समान पाया जाता है। और दूसरा रीज़न एक और मैं बताती हूँ आपको, भूमध्य रेखा है, तापमान अधिक पाया जाता है। भूमध्य रेखा के पास जो धाराएं मिलेंगी वो गर्म जल धाराएं मिलेंगी। ध्रुवों के पास जो धाराएं हमें मिलेंगी वो किस प्रकार की होंगी, ठंडी जल धाराएं होंगी। तो आपको पता है फेरल का जो नियम था, उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर पछुआ या व्यापारिक पवनों के प्रभाव से क्या होती हैं, जो पवनें होती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन जैसे ही ये आगे वाले क्षेत्र में आती हैं, पछुआ पवनों के संपर्क में आती हैं, तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती हैं और ये यूरोप के जो शीत प्रदेश में शामिल है वहाँ तक ये गर्म जो पवनें हैं वो चली जाती हैं। यहाँ पर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहती हैं, यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव में ये पवनें, ये जो धारा है यह पाई जाती है। तो फेरल का जो नियम था वो क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो फेरल का यह नियम जल धाराओं पर भी कार्य करता है। कारण क्या है, कारण यही है कि जब पवनें चलती हैं तो पवनों के साथ ही जल का जो आगे प्रवाह होता है, जिसके कारण ही मैंने आपको बताया था, जिसके कारण क्या चलती है, महासागर में धाराएं चलती हैं। तो जो पवनें चलती हैं उसी प्रकार से क्या चलती हैं, धाराएं भी चलती हैं। तो आज हम फर्स्ट में पहले बता देती हूँ अंध महासागर या अटलांटिक महासागर है उसकी गर्म धाराएं कौन सी हैं, ठंडी धाराएं कौन सी हैं। उत्तरी अंध महासागर की बात करेंगे। उत्तरी विषुवतरेखीय जल धारा गर्म जल धारा है, भूमध्य रेखा से चलती है। एंटीलीज है, गर्म जल धारा है। देखिए इसमें एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जो रेड कलर से दिखा रखे हैं वो सभी गर्म धाराएं हैं और जो ग्रीन कलर से मैंने जिनको दिखा रखा है वो किस प्रकार की धाराएं हैं, ठंडी जल धाराएं हैं। एंटीलीज है, फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक, इरमिंजर, रेनर, ये सब क्या है, नॉर्वे, ये हैं गर्म जल धाराएं। जबकि लैब्राडोर और जो कैनारी हैं ये किस प्रकार की जल धाराएं हैं, ठंडी जल धाराएं हैं। एक चीज़ आपको इसको और अच्छे से ध्यान रखना है, कारण क्या है, जितने भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे उनमें मोस्टली में यह पूछ लिया जाता है। तो आज हम फर्स्ट बात करेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा की। गर्म जल धारा है उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। कह सकते हैं कि उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा है 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विकसित होती है। देखिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यह विकसित होती है अफ्रीका के पश्चिमी तट से। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से, जहाँ पर कैनारी की ठंडी जल धारा क्या वो जल ले आती है। और उस जब कैनारी की ठंडी जल धारा का जल धकेलता है तो यह धारा प्रारंभ हो जाती है। इधर से जल धकेलता है तो यह धारा क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। कारण क्या है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। दूसरा इन्होंने कहा कि यह जो धारा होती है प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी दिशा क्या पाई जाती है, पूर्व से पश्चिम। तो यह जो उत्तरी विषुवत रेखीय जो जल धारा चलती है यह भी कैसे चलती है, पूर्व से पश्चिम। दूसरा हम कह सकते हैं जैसे ही यह धारा 15 डिग्री के पास उत्तरी अक्षांश के मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है, मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है, तो क्या हो जाता है, इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है। उसे पार करने के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ जैसे ही जाएगी उत्तर की ओर हो जाएगी, फिर वापस किधर टर्न कर जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अवरोध आ जाता है। यहाँ पर देखिए कैरेबियन द्वीप हैं, छोटे छोटे अनेक द्वीप हैं।
कैरेबियन द्वीप है जिसके कारण यह कितने भागों में विभाजित हो जाती है? कैरेबियन द्वीप के कारण यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक है एंटीलीज और दूसरी कौन सी है? फ्लोरिडा। दूसरी कौन सी है? फ्लोरिडा। पहली शाखा क्या है? एंटीलीज की गर्म जलधारा, रेड कलर से दिखा रखा है तो क्या है? एंटीलीज की गर्म जलधारा, और जो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है, पश्चिमी द्वीप समूह उसके पूर्व में प्रवाहित हो रही है। दूसरी जो शाखा है कैरेबियन सागर में, ये कैरेबियन सागर है, ये छोटे छोटे कैरेबियन द्वीप हैं और इसके पास ही क्या बोलते हैं? इसको कैरेबियन सागर बोलते हैं। कैरेबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है और युकाटन चैनल तक जाती है। अगर मैप में पूछ लिया जाए कि युकाटन चैनल कहाँ है तो आप क्या बताओगे? यही है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए ताकि पता चले आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ है या उसकी स्थिति कहाँ पाई जाती है। खाड़ी की गर्म धारा बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। ये जो है ये क्या है? मैक्सिको है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति होती है कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। एंटीलीज और जो फ्लोरिडा दोनों धाराएं मिलती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं? गल्फ स्ट्रीम के नाम से इनको जाना जाता है। कह सकते हैं कि यह जो धारा है, देखिए 15 डिग्री की बात करी थी, अब कहाँ पर पहुँच गए हम? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होकर और उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। किधर होती है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है और 70 डिग्री कहाँ तक पहुँच जाती है? 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप, ये यूरोप है, यूरोप का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। यूरोप के पश्चिमी भाग, पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। स्पष्ट है कि जो गल्फ स्ट्रीम है क्या है? एक विस्तृत धारा का क्रम है और विस्तृत भागों की जलवायु को प्रभावित करती है। यह 3 कह सकते हैं कि धाराओं में विभाजित होती है। फ्लोरिडा की जो धारा होती है उसको हम बोलते हैं, देखिए मैक्सिको के पास है फ्लोरिडा की धारा, यह जो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से हेटरस अंतरिक्ष तक, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से हेटरस अंतरिक्ष तक पाई जाती है। उसके बाद हेटरस अंतरिक्ष से लेकर जो गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, कहाँ तक पाई जाती है? ग्रांट बैंक। जो मछली उत्पादन केंद्र है वो क्या है? ग्रांट बैंक। यहाँ से यहाँ तक किस नाम से जानते हैं? गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और ग्रांट बैंक के पूर्व से लेकर, ये ग्रांट बैंक है फ्लोरिडा के तट के पूर्वी तट के पास, इस ग्रांट बैंक के तट से लेकर और हम कह सकते हैं कि पश्चिमी यूरोपियन तट तक, ग्रांट बैंक से लेकर पश्चिमी यूरोपियन तट तक किस नाम से जानी जाती है? उत्तरी अटलांटिक के नाम से जानी जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। देखिए उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है, गर्म जल धारा है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आती है, आगे बढ़ती है। कैनारी की जो धारा है वह जल को आगे धकेलती है, जिसके कारण उत्तरी विषुवतरेखीय जल धारा का निर्माण होता है। जैसे ही यह गर्म जल धारा आगे बहती है तो क्या हो जाता है? कैरेबियन जो द्वीप आते हैं उसके कारण यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक है एंटीलीज की गर्म जल धारा और दूसरी है फ्लोरिडा की। यह जो जाती है कहाँ तक जाती है? युकाटन चैनल तक जाती है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य के पास में, इसको फ्लोरिडा जल धारा के नाम से जानते हैं। आगे ये जो दोनों जो धाराएं हैं हेटरस द्वीप तक जाती है। हेटरस से लेकर और कौन से इस तक, ग्रांट बैंक तक, इसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। एंटीलीज और फ्लोरिडा ये दोनों जल धाराएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। यहाँ से इस ग्रांट बैंक से लेकर और यूरोप के जो पश्चिमी तट है वहाँ तक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से इसे जाना जाता है। गर्म जल धारा है और आप सभी जानते हैं यूरोप के जितने भी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ये जो तट हैं ये सर्दियों में क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। लेकिन जैसे ही गर्म जल धारा जाती है तो इन पर बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। तो नॉर्वे, फिनलैंड ये जो देश हैं इनके जो बंदरगाह हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण क्या है? ये इस गर्म जल धारा के जाने से यहाँ के जो बंदरगाह हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं। इर्मिंजर है नॉर्वे, नॉर्वे के पास नॉर्वे, और इधर रेनन। ठीक है, आगे यह है 3 या 4 शाखाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। फ्लोरिडा की जो गर्म जल धारा है इसकी अगर हम बात करें, देखिए अब फ्लोरिडा की गर्म जल धारा की मुख्य बात बताती हूँ। यह जो धारा है फ्लोरिडा क्या है? जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य होता है जल के मध्य डमरू। तो 30 उत्तरी अक्षांश से लेकर हेटरस
जो अंतरिक्ष है उसके बीच प्रवाहित होती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें, उसके पास एंटीलीज की गर्म जल धारा क्या हो जाती है, फ्लोरिडा में मिल जाती है और उसके आगे यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। युकाटन चैनल से होकर कहाँ जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में यह पहुँच जाती है। गर्म गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म है। अब हम इस गल्फ स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आपका यह क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि अंध महासागर की जो जल धाराएं हैं उनका विस्तार पूर्वक मानचित्र के साथ वर्णन करें, तो आपको इन जो धाराएं हैं इनके बारे में भी आपको क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बीए वाले स्टूडेंट हैं 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बीएससी के हैं 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या है इसमें लिखना पड़ेगा। तो जैसे गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, फ्लोरिडा की जो धारा और एंटीलीज दोनों धाराएं मिलती हैं, कौन सी धारा बनती है, गल्फ स्ट्रीम धारा बनती है। और कहाँ तक जाती है, ग्रांट बैंक तक जाती है। हेटरस द्वीप से लेकर और ग्रांट बैंक तक इसको नाम से जानते हैं, इसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से इसको जाना जाता है। और जैसे ही यह धारा आगे बढ़ती है और दूसरी ओर हम कह सकते हैं आपने ये वाला जो भाग है, देखिए यहाँ जो धाराओं का सर्कल बनता है इस प्रकार से बनता है, बीच का जो जल है वह स्थिर रहता है। कारण क्या है, इधर से व्यापारिक पौने, इधर से पछुआ पौने, तो इस प्रकार से इनका पूरा सर्कल बन जाता है। बीच वाला जो जल है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पर सारगेसो जो सागर है वो यहीं पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में सारगेसो सागर है। सारगेसो जो सागर है जल स्थिर रहता है, घास पाई जाती है, या हम कह सकते हैं लवणीय वनस्पति पाई जाती है, सारगेसम वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण उस सारगेसम वनस्पति के नाम पर इसको सारगेसो सागर इसका नाम पड़ा। तो यहाँ का जो जल होता है वह क्या होता है, स्थिर होता है। यहाँ का जो जल होता है स्थिर होता है, क्योंकि व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह जलधारा आगे बढ़ जाती है। पछुआ पवनों के प्रभाव से इसके चारों तरफ एक कह सकते हैं दीवार की भांति इसके चारों तरफ यह चक्कर लगाती है। तो जो बीच का जो सागर का जो जल है, क्योंकि विशाल जल राशि है, बीच का जो जल है वह किस प्रकार का है, स्थिर है। और यहाँ पर सारगेसम वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण यह हम कह सकते हैं जो सारगेसो सागर है वो कहाँ है, यहीं पर वो सारगेसो सागर है। यहाँ का जो जल है वह किस प्रकार का पाया जाता है, जल स्थिर पाया जाता है। बात करते हैं, इधर से ठंडी जल धारा है, तो इस प्रकार का यहाँ पर एक सर्कल बन जाता है और इसके बीच में एक वनस्पति पाई जाती है सारगेसम, और जिसको हम किस नाम से सागर कौन सा कहेंगे, सारगेसो सागर कहेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है, देखिए इधर बैफिन की खाड़ी है, इधर ग्रीनलैंड है, तो इधर से क्या जाती है, ध्रुव की ओर से जो भी धाराएं आएंगी वो किस प्रकार की होंगी, ठंडी होंगी। इधर ग्रीनलैंड है, इधर बैफिन की खाड़ी है, इसके मध्य से एक ठंडी जल धारा नीचे आती है। धारा का नाम क्या है, लेब्राडोर। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों कहाँ मिलती हैं, न्यू फाउंडलैंड के तट पे दोनों मिलती हैं। कारण क्या होता है, एक ठंडी जल धारा है, दूसरी गर्म जल धारा है। तो यहाँ पर मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। कह सकते हैं कि प्लेटेकन नामक एक जीव पाया जाता है, वनस्पति पाई जाती है, जो होता क्या है, प्लेटेकन वो मछलियों का भोजन होता है। उन छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं, और इस प्रकार से यह जो क्षेत्र है, क्योंकि गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिलने से यहाँ जल कैसा हो जाता है, कोहरे वाली स्थिति छा जाती है, ताज़ा जल मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रांट बैंक इसके लिए मछली उत्पादन के लिए फेमस है। ये जो जगह है इसको बोलते हैं ग्रांट बैंक। तो बहुत बड़ा मछली उत्पादन का केंद्र है, यहाँ से भारी मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया जाता है। गर्म और ठंडी जल धारा मिल रही है, इसलिए जल कैसा होगा, कोहरे की स्थिति होगी, प्लेटेकन बनते हैं, ताज़ा जल में प्लेटेकन बनते हैं। प्लेटेकन को खाने के लिए छोटी मछलियाँ आती हैं और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं। यही कारण है कि यहाँ जो ग्रांट बैंक स्थित है वह मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाता है कि ग्रांट बैंक कहाँ है, न्यू फाउंडलैंड के तट पे या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मछली उत्पादन के लिए। कौन कौन सी जलधाराएँ आकर मिलती हैं, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा यहाँ पर आकर मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की बात करते हैं। देखिए क्या होता है
कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर। देखिए देशांतर का मापन कहाँ से होता है आप सभी जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर इधर और अक्षांश की बात करें तो इधर। तो 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास जो गल्फ स्ट्रीम है कई शाखाओं में विभाजित होती है, जिसका सम्मिलित रूप से हम क्या बोल सकते हैं, उसको अटलांटिक प्रवाह हम उसको कह सकते हैं। देखिए क्या होती है, अब जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक है उत्तरी शाखा, एक है पूर्वी शाखा। एक उत्तरी शाखा, दूसरी पूर्वी शाखा। उत्तरी शाखा की बात करें नार्वे और इरमिंजर, उत्तरी शाखा की बात करें नार्वे और इरमिंजर, और दक्षिण की बात करें एक है रेनन और दूसरी है कैनारी। एक है रेनन और दूसरी है कैनारी। इरमिंजर गर्म जल धारा है, नार्वे गर्म जल धारा है, रेनर गर्म जल धारा है, लेकिन जो कैनारी है वो किस प्रकार की है, ठंडी जल धारा है। ठीक है, कैनारी किस प्रकार की है, ठंडी जल धारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्तरी शाखा की अगर हम बात करें, उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। देखिए एक शाखा कहाँ जाती है, नार्वे के तट पर, नार्वे के तट से होकर नार्वे सागर में चली जाती है, नार्वे की गर्म जल धारा कहलाती है। नार्वे तट से नार्वे सागर में चली जाती है, क्या कहलाती है, नार्वे की गर्म जल धारा। दूसरी शाखा की बात करें, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड। सही है, इस हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप क्या है, द्वीप का नाम है आइसलैंड। तो इन्होंने कहा कि आइसलैंड के दक्षिण तक चली जाती है कौन सी शाखा, इरमिंजर की शाखा। जो आइसलैंड द्वीप है उसके दक्षिण तक चली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरमिंजर की शाखा। और यह जो जल धारा है वह किस प्रकार की है, यह भी गर्म जल धारा है। इरमिंजर जो है वो किस प्रकार की है, गर्म जल धारा है। देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ 2 शाखाओं में विभाजित होता है, एक उत्तरी एक पूर्वी। उत्तरी की अगर हम बात करें, नार्वे और इरमिंजर दोनों उत्तरी में आते हैं, दोनों किस प्रकार की हैं, गर्म जल धाराएं हैं। रेनर गर्म जल धारा है, लेकिन कौन सी है, पूर्वी है। और दूसरी जो कैनारी है वो किस प्रकार की है, ठंडी जल धारा है। तीसरी शाखा की बात करें, ग्रीनलैंड के पूर्व तक चलकर ग्रीनलैंड की ठंडी जल धारा कहलाती है। इसी के पास से एक और ठंडी जल धारा नीचे आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड की ठंडी जल धारा। देखिए ये जो है ये क्या है, ग्रीनलैंड, ये क्या है, ग्रीनलैंड। इधर यूरोप, इधर उत्तरी अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा क्या कह सकते हैं हम, लैंड है, द्वीप है, जिसको किस नाम से जानते हैं, ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। तीसरी एक शाखा ग्रीनलैंड के पूर्व से चलकर ग्रीनलैंड की ठंडी धारा में मिल जाती है, ग्रीनलैंड से चलती है और ग्रीनलैंड की ठंडी धारा में मिल जाती है। नाम क्या है, ग्रीनलैंड की धारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की अगर हम बात करें, पूर्वी शाखा पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर फ्रांस तथा स्पेन के तट पर पहुंचती है और यह 2 उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है, फ्रांस और स्पेन। इधर यूरोप वाले भाग में बात करें, एक शाखा भूमध्य सागर में प्रविष्ट हो जाती है। देखिए ये वाला जो इसके अंदर एक जो सागर बनता है ये क्या है, भूमध्य सागर है। ये वाला कौन सा है, भूमध्य सागर है। एक शाखा भूमध्य सागर में चली जाती है और दूसरी जो है बिस्के की खाड़ी तक प्रवाहित होती है, रेनेल धारा के नाम से जाने जाती है। इसके पास क्या है, बिस्के की खाड़ी है और जो यह धारा है किस नाम से जानी जाती है, रेनेन जल धारा के नाम से यह जानी जाती है। और आगे चलकर कई उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा इंग्लिश चैनल तक पहुंच जाती है। ब्रिटेन, ये पूरा जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है और यहीं पर क्या है, इंग्लिश चैनल है। तो एक जो शाखा है वह कहाँ पहुंच जाती है, इंग्लिश चैनल में पहुंच जाती है। और दूसरी अगर उप शाखा की बात करें, आयरलैंड के दक्षिणी में प्रवाहित होते हुए पूर्वी पुनः उत्तरी अटलांटिक में मिल जाती है। ये आपका आइसलैंड है, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। तीसरी शाखा स्पेन के पश्चिमी तट तथा ओजोर्स आदि द्वीपों से होती हुई अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है और कैनारी की ठंडी जल धारा कहलाती है। और कारण क्या है, यहाँ पर एजोर्स जो द्वीप की अगर बात करें, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं जिस द्वीप को क्या बोलते हैं, एजोर्स द्वीप। ठीक है, ऊपर आइसलैंड है, यहाँ एजोर्स द्वीप है। तो कई बार मैप में पूछ भी लिया जाता है कि आइसलैंड की स्थिति बताइए कौन से महासागर में है, या एजोर्स द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या थी हमारी कैनारी की कौन सी है, ठंडी जल धारा है। आगे ये ठंडा जल आगे की ओर खिसकता है तो यह
जो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है इसको आगे खिसकाने में कार्य करती है। कारण क्या है, पीछे से जल आता है और व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह जो पवन है वह चलना प्रारंभ कर देती है। केनारी की ठंडी धारा की बात करते हैं। कौन सी है? केनारी की ठंडी जल धारा। केनारी की जो ठंडी जल धारा है, देखिए महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, उत्तरी अफ्रीका है, अफ्रीका का उत्तरी भाग, उत्तरी अफ्रीका के कौन सा भाग है? पश्चिमी तट के सहारे मैड्रिया तथा केप वर्ड के बीच प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को किस नाम से जानते हैं? केनारी जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है। वास्तव में ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का बढ़ा हुआ तथा उष्मा खो चुका हुआ दक्षिणी भाग है, जिसके कारण क्या है? ठंडा है। जिसके कारण क्या है? अपनी ऊष्मा खो चुका, ऊष्मा खोने के कारण क्या हो गया? ठंडा हो गया। और दूसरा इन्होंने कहा कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है और फिर यह धारा किधर? उत्तरी जो विषुवत रेखीय जलधारा है उसमें मिल जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही यह क्या है? एक भाग है, लेकिन यह अपनी ऊष्मा खो चुकी होती है, जिसके कारण क्या है? ठंडी जलधारा होती है। और जैसे ही यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से और आगे बढ़ती है तो यह क्या है? जो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है पीछे से जल धकेलता है और इस धारा को आगे प्रवाहित होने में सहायता मिलती है। यही एक गर्म जलधारा है जिसको गायना के गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता था। ये थी हमारी कौन सी? उत्तरी अंध महासागर में जितनी भी धाराएं हैं हमने बात की। केनारी और लेब्राडोर दो ठंडी जल धाराएं हैं। उसके अलावा जितनी भी आपके पास धाराएं हैं वो किस प्रकार की हैं? गर्म जल धाराएं यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? दक्षिणी महासागर कौन सा है? अंध महासागर। दक्षिणी अंध महासागर की बात करेंगे। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले करेंगे दक्षिण विषुवत रेखीय जल धारा की। पहले तो मैं बताती हूँ आपको गर्म धाराएं कौन सी है, ठंडी धाराएं कौन सी हैं। देखिए भूमध्य रेखा के पास स्थित है, किस प्रकार की है? गर्म जल धारा। ब्राजील के तट से टकराएगी गर्म जल धारा, सही है, तो किस प्रकार की रहेगी? गर्म रहेगी। फाकलैंड द्वीप पूछा जाए, फाकलैंड द्वीप कहाँ है? फाकलैंड द्वीप यहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के किनारे के पास में फाकलैंड द्वीप यहाँ है। फाकलैंड द्वीप के पास से जो जल धारा जाती है उसको फाकलैंड जल धारा के नाम से जाना जाता है। ठंडी जल धारा है, क्यों है? क्योंकि किधर से आ रही है? दक्षिणी ध्रुव से आ रही है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी जल धारा है। बेंगुला की धारा किस प्रकार की है? बेंगुला की जो धारा है वो क्या है? ठंडी जल धारा है। क्यों? क्योंकि किधर से आ रही है? दक्षिणी ध्रुव से आ रही है, इसलिए बेंगुला की जो धारा है किस प्रकार की धारा है? ठंडी जल धारा है। बात करते हैं दक्षिणी विषुवत जल धारा। यह जो धारा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, देखिए ये भी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से क्या होती हैं? ये उत्तरी पूर्वी थी, ये दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका का कौन सा भाग है? पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्वी अमेरिका के मध्य, अफ्रीका का पश्चिमी भाग, अमेरिका का पूर्वी भाग, इनके मध्य चलती है 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। देखिए उत्तर की बात करें उत्तरी अक्षांश, दक्षिण की बात करेंगे दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलती है। सेंट रॉक्स द्वीप से टकराने के बाद यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। जस्ट सामने ही टकराती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक जो शाखा है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है और दूसरी जो शाखा है वो क्या है? ब्राज़ील के तट के सहारे कहाँ आ जाती है? ब्राज़ील के तट के सहारे आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा जैसे ही आगे बढ़ती है दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, क्योंकि महाद्वीप की स्थिति इस प्रकार की है। तो एक धारा इधर चली जाती है, दूसरी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है, दूसरी ब्राज़ील के तट के सहारे। देखिए महाद्वीप की जिस प्रकार की स्थिति उसी प्रकार से नीचे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस धारा को किस नाम से जानते हैं? ब्राज़ील जलधारा के नाम से जानते हैं। दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म जलधारा है और उसी का प्रवाह आगे है, तो यह भी किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राज़ील गर्म जलधारा। ब्राज़ील की जो गर्म जलधारा है दक्षिणी विषुवत रेखीय की जो दूसरी शाखा है जो ब्राज़ील तट से टकराती है उसी का क्या है? विस्तृत रूप है। 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है। 0 डिग्री और कहाँ तक प्रवाहित होती है? यह 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है। और नाम किसके जानते हैं? ब्राज़ील की गर्म जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है। विक्षेप बल के कारण पछुआ पवनों हवा के प्रभाव के कारण यह पूर्व दिशा में मुड़कर पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में। अब ये धारा इधर क्यों टर्न करेगी? कारण क्या है? यहाँ पर देखिए कौन सी पवनें थी?
व्यापारिक पवनें थी, लेकिन यहाँ कौन सी पवनें आ गई? अगर इधर की बात करें तो ये इधर टर्न क्यों करेगी? क्योंकि जो पछुआ पवनें हैं उनके प्रभाव में आ जाती है। जैसे ही पछुआ पवनों के प्रभाव में आएगी, इसकी जो दिशा है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसकी जो दिशा बदलेगी, आगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से इसको जाना जाता है। अब दक्षिणी जो ध्रुव है या एंटार्क्टिका वाला भाग है, यहाँ पर क्या है? ठंडी जल धाराएं हैं, इसलिए आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है? यह ठंडी जल धाराओं में परिवर्तित हो जाती है। तो बात क्या थी? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होने लगती है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यहाँ है, जिसमें ब्राज़ील की जो धारा होती है पूर्वाभिमुखी होती है, उस समय फाकलैंड की ठंडी जल धारा किस में मिल जाती है? ब्राज़ील की धारा में मिल जाती है, जिसके कारण आगे यह किस ठंडी जल धारा के रूप में बहती है। जैसे ही ब्राज़ील की धारा आगे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण उसकी दिशा कैसी हो जाएगी? वापस पूर्व की ओर हो जाएगी। जैसे ही वो ऐसे टर्न करेगी, इधर फाकलैंड द्वीपों के पास कौन सी धारा उसमें आके मिलेगी? फाकलैंड की ठंडी जल धारा आके मिलेगी, जिसके कारण इसका जल भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और ब्राज़ील की धारा ही आगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बहती है। लेकिन जैसे ही ब्राज़ील की जो जलधारा है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आगे आती है, इधर से फाकलैंड द्वीप के पास एक ठंडी जल धारा आती है। ठंडी जल धारा आने का कारण क्या होता है? यह जो पूरा जल है वो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और कह सकते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में ब्राज़ील की धारा आगे बहना प्रारंभ कर देती है। और फाकलैंड की जो ठंडी जल धारा है वो किस में मिल जाती है? ब्राज़ील की धारा में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे फाकलैंड की ठंडी जल धारा की। एंटार्क्टिका जो सागर है उसका जल किस प्रकार का है? ठंडा जल। दक्षिणी अमेरिका के केप टाउन से टकराकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा अर्जेंटीना तक प्रवाहित होने वाली कौन सी है? फाकलैंड की ठंडी जल धारा। देखिए, अर्जेंटीना देश यहीं पर है। फाकलैंड की जो ठंडी जल धारा है क्या होती है? कहाँ से आएगी? दक्षिणी ध्रुव से आएगी या एंटार्क्टिका से आएगी। जैसे ये आती है तो इसका जो किनारा है उसको बोलते हैं केप टाउन। क्या बोलते हैं? केप हॉर्न। केप हॉर्न बोलते हैं। केप हॉर्न से टकराती है, और जो फाकलैंड की जो ठंडी जल धारा है अर्जेंटीना तक पहुंच जाती है, आगे ब्राज़ील की ठंडी जल धारा में मिलती है। और जो ब्राज़ील की तो गर्म जल धारा है, लेकिन फाकलैंड की किस प्रकार की है? ठंडी जल धारा है। ब्राज़ील का ही आगे जो प्रवाह है वह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आती है। जैसे ही यहाँ पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है तो ब्राज़ील जल धारा है उसकी दिशा कैसी हो जाती है? पूर्वी हो जाती है। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की बात करते हैं। जब ब्राज़ील धारा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेप बल द्वारा पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। देखिए, एक पछुआ पवन पृथ्वी परिभ्रमण करती है, उसके कारण विक्षेप बल लगता है, जिसके कारण किधर मुड़ती है? पूर्व की ओर मुड़ती है। लेकिन स्थल के अभाव में पछुआ हवाओं द्वारा प्रेरित होकर तीव्र गति से किधर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर, क्योंकि स्थल भाग का अभाव है यहाँ पर। इसलिए बिना किसी रुकावट के कारण पवनों के प्रभाव में यह जो जलधारा है वह आ जाती है और तीव्र गति से प्रवाहित होती है। दक्षिणी अटलांटिक अगर हम प्रवाह की बात करें तो पछुआ प्रवाह, एंटार्क्टिका प्रवाह आदि नामों से भी इसे संबोधित किया जाता है। पछुआ प्रवाह के नाम से भी, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी, एंटार्क्टिका प्रवाह के नाम से भी, क्योंकि सारे नाम कहाँ हैं? दक्षिणी अटलांटिक भी इसी को बोलेंगे, एंटार्क्टिका प्रवाह भी इसी को बोलेंगे, पछुआ प्रवाह, क्योंकि पछुआ पवनों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। कारण क्या है? स्थल भाग का अभाव पाया जाता है, पछुआ पवनों का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, मैंने आपको जब पवने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 40 से 60 डिग्री जो अक्षांश है उसमें तीव्र गति से पवनें चलती हैं। पवनों के नाम बताए थे। 40 डिग्री पे चालीसा गरजती, 40 50 पे प्रचंड, 50 60 पे चीखता साठा। तो कारण क्या है? स्थल भाग का अभाव पाया जाता है और यहाँ पर पवनें इतनी तीव्र गति से चलती हैं। इस उन्हीं पवनों के प्रभाव के कारण यह है जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जिसको हम बोलते हैं, यहाँ इसमें भी तीव्रता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे बेंगुला की धारा की। बेंगुला की जो धारा है कहाँ प्रवाहित होती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। बेंगुला की जो धारा है कहाँ प्रवाहित होती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराता है। यह है किसे टकराएगा? अफ्रीका के पश्चिमी भाग से टकराएगा और यह दो भागों में विभाजित होती है। अफ्रीका के साथ बेंगुला की धारा और आगे दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे प्रवाहित हो जाती है। और
बेंगुला की ठंडी धारा कहलाती है। आगे चलकर यह दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा में मिल जाती है। पीछे से जल को धकेलेगी तो आगे यह दक्षिणी विषुवत जल धारा के रूप में प्रवाहित होने लग जाती है। इसमें एक विपरीत क्या है, भूमध्य रेखीय धारा पाई जाती है। उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धाराएं जब दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराती हैं तो क्या होता है, तट से टकराकर कुछ भाग वापस पुनः सागर की ओर लौटने लगता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, विपरीत भूमध्य रेखीय प्रवाह भी बोल सकते हैं, या हम क्या बोलेंगे इसको, धारा। ये थी हमारी किसकी, अंध महासागर की धाराएं, और कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या कारण था जिसकी वजह से ये धाराएं आगे बढ़ी। बेंगुला की धारा जल को आगे प्रवाहित करती है, जिसके कारण दक्षिणी विषुवत रेखीय जो जल धारा है वह आगे बढ़ती है। इसमें 3 धाराएं ठंडी हैं, फाकलैंड, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और बेंगुला की ठंडी जल धारा है, जबकि दक्षिणी विषुवत जल धारा और ब्राज़ील जो धारा है वह गर्म जल धारा पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए महासागर की धाराओं के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।